जो है वो जारी है और इन सब के बीच वोट प्रतिशत में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। और इसके साथ ही अब ये देखना होगा कि क्या आगे आने वाले समय में 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया है वोट देने को लेकर के, तो ऐसे में वोट प्रतिशत में किस तरीके से वृद्धि होती है। और सीधे हम आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां इस वक्त अलग अलग पार्टियों के तमाम मेहमानों के साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब बने हुए हैं। और इसके साथ ही आफ्ताब, सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार वोट प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो भी तमाम पार्टियां हैं आफ्ताब, मैं चाहूंगी कि आप उनसे उनकी प्रतिक्रिया अवश्य लें कि आखिर वोट प्रतिशत में जो वृद्धि हो रही है इसकी वजह से उनमें किसी तरह का उत्साह है या किसी तरह का कोई डर भी बना हुआ है। आफ्ताब। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान लगभग आधे हो चुके हैं, आधे वक्त गुजर गए हैं। लगातार धीरे धीरे प्रतिशत का बढ़ना जारी है। वहाँ अगर देखें हम तो इस बार जो है कि इलेक्शन में जो तीसरा चरण के जो इलेक्शन है, यहाँ पर लगातार हिंसक घटनाएं हो रही है। लगातार एक दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ तक कि देखा जाए कि प्रत्याशियों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में भाग लीजिए। चुनाव आयोग के लोगों को कंसियस रहने की जरूरत है। हम 2 मेहमान हैं, आपको सबसे पहले उनकी तारीफ करा दे। पहले प्रोफेसर डॉक्टर अमित बनर्जी जी हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत के मेंबर जज हैं, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हमारे साथ ध्रुव अग्रहरी जी हैं जो बीजेपी से हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ध्रुव अग्रहरी जी के पास। क्या आप बताइए कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं भाई, लगातार दूसरे चरण का इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तीसरा चरण का जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ है, लगातार प्रत्याशियों पर भी हमले किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहने का क्या है, बंगाल में चुनाव जब भी होता है, बंगाल का चुनाव यानी बम गोली ये सबसे ही हिंसक घटनाओं से ही बंगाल के चुनाव को जाना जाता है। ये तो मोदी जी की सरकार है कि यहाँ पे 2011 के बाद से जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, ऐसे हालात हो गए थे 2016 में भी कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा था। ये तो सीआरपीएफ की निगरानी में माननीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश की जो निष्पक्ष चुनाव का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लिया है, आज उसका ही ये आपको उदाहरण दिख रहा है। आज बताइए, जहाँ पे 99% कहाँ पे खाली हिंसा होता था, छुटपुट घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद भी बहुत कंट्रोलिंग किया हुआ है। अब जो लोग हैं ग्रामीण, आप देखेंगे शहरी अंचल में सभी दबाव में है, ग्रामीण अंचल में थोड़ा कवर अप करना दिक्कत हो जा रहा है। मैं अभी देख रहा था एक व्यक्ति बांस लेकर एक कैंडिडेट को दौड़ा रहा था। मैं कोई भी हिंसक वारदात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से ये देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, मतदाता अपने हिसाब से अगर कोई अपने उम्मीदवार को न चुन सके, तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? आज सरकार लगी हुई है, सीआरपीएफ बाहिनी इस चीज को देख रही है। लेकिन लगातार ममता बनर्जी और सीएम टीएमसी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो लगातार एलिगेशन आप लोगों की पार्टी पे लगा रहे हैं। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों की मिलीभगत का मामला बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं देखिए, दीदी अगर इन सब से उनको दुख होता है, मैं तो यही दीदी से जानना चाहता हूँ, दीदी से सुनना चाहता हूँ। जो दीदी 2011 में सीआरपीएफ की मांग खुद करती थी, जो दीदी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए धरने में बैठा करती थी, आज वही दीदी के नजर में सीआरपीएफ जो खराब हो गई, आज वही जो पहल 2011 में चाहती थी, आज उसके अनुसार अगर 2021 में ये चीज हो रही है, दीदी को बुरा क्यों लग रहा है? दीदी इसका विरोध क्यों कर रही है? मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा दीदी की मनोदशा किस प्रकार की जा रही है। दीदी तो आज परिवर्तन की जो लहर 2011 में आई थी उसकी अनुयायी थी, वो तो पहल की थी। तो 2021 में दीदी को क्या सुविधा है? आज उनके पश्चिम बंगाल में उनके मतदाता अगर निष्पक्ष चुनाव कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, तो दीदी का विरोध क्यों है? आप क्यों, कहां पर है ये? मुझे आज ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मेरी शिकायतों को नहीं मानने को तैयार है। लगातार हिंसक घटनाएं हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग केंद्र सरकार से मिलकर बीजेपी की मदद कर रहा है, ऐसा एलिगेशन लगाती है ममता बनर्जी। क्या कुछ कहेंगे आप? बताइए मेरे को, जब नंदीग्राम में चुनाव हो रहा था, दीदी ने एक वर्दी पे दाग लगाने की जब बात कही, त्रिपाठी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दीदी इस वर्दी में मैं दाग नहीं लूंगा। आप बताइए, सब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, हर उनके जो एलिगेशन थे, कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, उनके जो बातें थी कि फर्जी वोट हो रही थी, ऐसा हो रहा था, सब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदे इस बात का खंडन किया। दीदी जो विरोध कर रही थी उसका विरोध का कहीं भी जमीन नहीं था। आज वो राजनीति, हर चीज में राजनीति सही बात नहीं है।
आज वहाँ की जो पब्लिक थी, दीदी को तो दीदी ने देखा अच्छी प्रकार से, पब्लिक पक्ष में तो बोली थी यहाँ पे अच्छा से चुनाव हो रहा है। दीदी ने उस गणतंत्र प्रक्रिया को 2 घंटे रोके रखा। आप मेरे को बताइए, पूरे देश भर में ऐसा कोई भी घटना बताइए जहां सीएम खुद बूथ के अंदर चली जाए और चुनावी प्रक्रिया को। आपसे बात करेंगे हम, थोड़ा सा अमित बनर्जी से राय ले लें तो समझिए कि साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी और टीएमसी वालों पे हमला है, तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतंत्र में अगर वोट जो होती है, वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। एक वोट से सरकार गिरती और बनती है। और हम भी लाइव 7 के जरिए आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी तक आपने अगर वोट नहीं दिया, आपके इलाके में वोट पड़ रहे हैं, तो आप घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए और लोकतंत्र के महापर्व को मनाइए। हम बात करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर अमित बनर्जी जी हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत के मेंबर जज हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो हालात अभी इस वक्त में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप बताइए कि जो हिंसा हो रहे हैं, लगातार 2 चरणों का मतदान हुआ, मुकम्मल तरीके से हुआ, बहुत ज्यादा हिंसा भी नहीं हुई, परसेंटेज भी अच्छा हुआ, लेकिन अभी देख रहे हैं कि आज जो घटनाएं घट रही है लगातार, यहाँ तक कि प्रत्याशियों पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए कितनी अच्छी और कितनी गलत है, क्या मानेंगे इसको आप? देखिए, पहले शुरुआत का पहले मैं अभी कुछ ही दिन पहले माओवादी का जो हमला हुआ था, और उधर जो शहीद हुआ हमारा सैनिक, उन लोगों को श्रद्धा जनाना चाहते हैं। और इसी इलेक्शन का वजह से जो भी राजनीतिक कर्मी का हत्या हुआ है, उसको भी मैं नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड बात ये है सर, एज ए डॉक्टर आई एम सेइंग दैट लोग का जो अभी चुनाव प्रक्रिया चालू है जी, इसी चुनाव प्रक्रिया में जितना मीटिंग वगैरह हो रहा है, रैली वगैरह हो रहा है, उतने में जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आ रहे हैं, उसका संभालने का जरूरत है जी। और हर एक बीजेपी से मेरा दोस्त इधर बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ दिखता है रैलियों में? कहीं किसी पार्टी की रैलियों में कहाँ कोरोना का असर दिख पा रहा है? कहाँ मास्क दिख रहा है? कहाँ 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, कहाँ दिख रहा है? स्कूलों में दिख रहा है, मार्केटों में दिख रहा है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है सर, क्या कहेंगे आप? मैं इसलिए जी, जो अब मेरा दोस्त है बैठा हुआ है, मैं उनको कहना चाहता है, हर एक रैली में, हर एक मीटिंग में जी कोरोना का सेकेंड वेव का बारे में ध्यान देना जरूरी है। ये तो चुनाव आयोग को करना चाहिए अभी फिलहाल के वक्त में ना, चुनाव आयोग के अंडर में चुनाव हो रहे हैं। देखिए, एक बात ये है, अभी लास्ट संडे में गया था बासंती में जी, बासंती में आज इलेक्शन है, 2 दिन पहले जब गया था तो उधर देखा चुनाव आयोग चक्कर लगा के दाग लगा रहे, तो थोड़ा बहुत वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका साथ हमारा जितना पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक कर्मी है, सबको सावधान होने का जरूरत है, ये मेरा कहना है। तो अभी जो एक सवाल है सर मेरा आपसे कि जो हिंसक घटनाएं घट रही है, लगातार कई कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर दी जा रही है, पार्टी की कोई हो उससे मतलब ज्यादा नहीं है, एक इंसान की हत्या हो रही है, तो ऐसे में उसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को किस तरह कदम उठाने की जरूरत है जिससे ऐसे हिंसक घटना रुके और ज्यादा से ज्यादा परसेंट में इलेक्शन हो? देखिए, एक बात ये है जी, मेरा हिसाब से, मेरा भी उम्र हो चुका है, मेरा हिसाब से छोटा उम्र से देखते आ रहे हैं जी, जितना परसेंटेज पोलिंग हुआ था उसमें से लास्ट काफी सालों में 40 साल का आसपास फर्जी मतदान हुआ है। लेकिन अभी इस बार पहले 2 चरण में जो इलेक्शन हुआ है उसमें लगभग 80% का आसपास पोलिंग हुआ, और अपना पोल अपना आदमी कर रहे, ये एक बड़ा बात है। इलेक्शन कमीशन का जितना सीआरपीएफ वगैरह लेकर चल रहे और जितना लेकिन ये कितना सही है कि असम में कुछ दिन पहले देखिए कि बीजेपी के एक गाड़ी नेता की गाड़ी से, उम्मीदवार की गाड़ी से बड़ी संख्या में ईवीएम मिले। आज यहाँ खबरें आ रही है कि टीएमसी के घर से, नेता के घर से जो है कि ईवीएम बरामद किया गया। अभी एलिगेशन मुकम्मल तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, पुलिस ने क्लियर नहीं किया है। तो ऐसा मामला जब सामने आता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है या खूबसूरती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, लोकतंत्र के लिए खतरा तो है ही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन आपका भाई, आपको एक बात बोल रहे हैं जी जी
ये छूट-फूट जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये चलते रहेगा, इसको आप नहीं रोक सकता है। जितना भी हर एक इंसान का घर में एक एक सीआरपीएफ भेजने में भी आप इसको नहीं रोक सकता है। मतलब आम जनता को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगा। ये एकदम सही बात कहा है। हम भी गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि अगर घर में बैठे हैं तो इलेक्शन में वोट देने के लिए बाहर निकलिए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में मदद कीजिए। इलेक्शन कमीशन का हर एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है। हम भी तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि घर से निकलिए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने में मदद कीजिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। हम बात करेंगे ध्रुव अग्रवाल जी से, आपके पास भी आएंगे। सर, एक मिनट रोकना चाहेंगे। आप बताइए कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया, खासतौर पे ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, ईवीएम पे भी कई पार्टियों ने सवाल उठाया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं ध्रुव जी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2021 में नहीं 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव था उसके पहले ही एक माने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जिनका एलिगेशन था सभी दल के लोगों को बुलाया और बाकायदा उनको कहा कि आप जिस प्रकार से जो आपको जांच करना आप स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, किसी को कुछ अपवाद बोलने से, अशब्द बोलने से वो व्यक्ति वैसा हो नहीं जाता। कोई सिस्टम जो है, ये ईवीएम तो ऐसा नहीं है कि नया मतलब हमारे सरकार में ऐसा आया है। ईवीएम तो शुरू से रहा हुआ है। आज जब कहीं आप जीतते हैं, जो विपक्ष है उनको तब ईवीएम उनको दाग ही नहीं लगता, और जहां पे वो सीट हार जाते हैं वहां पे उनको ईवीएम का दाग सवाल उठ जाते हैं। इसी पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के 3 बाई इलेक्शन हुए थे, तीनों की 3 सीट टीएमसी ने जीती थी, तब ईवीएम अच्छा था, साफ सुथरा था, कोई दाग नहीं था। अब जहां पे उनकी सरकार मगर उनको सीट नहीं मिलता, जनता उनको नकार देती है, बेचारा हारा क्या करे, वो ईवीएम पर दोष मर देता है। वो ये नहीं बताता कि मैं जनता के साथ खड़ा नहीं था, मैं जनता के लिए काम नहीं किया, मैं जनता के वादों पे खड़ा नहीं उतरा, वो उस सब ध्यान नहीं रहता। वो जो तो दोष नंदो घोष, मैंने ईवीएम पे सारा दोष मर दो, ये कौन सी बात है भैया? लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर आपको मत दिया, आपको अपना उम्मीदवार जिताया, तब आप उस चीज को स्वीकार करिए। हाँ, अगर आपको हरा दिया, आपके पक्ष में मतदान नहीं किया, आप उसको भी स्वीकार करिए। 2 मई को सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। ईवीएम में कैद होगा, सारे ईवीएम के जो है कि खाते 2 मई को खुल जाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे, अमित बनर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए सर कि जिस तरीके से अभी जो अवेयरनेस की बात हो रही है, तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पिछड़ापन भी बहुत ज्यादा है कई इलाकों में अगर देखा जाए, और ऐसे में इतना ज्यादा अच्छे परसेंट पे वोटिंग होना ये लोकतंत्र के लिए कितनी अच्छी बात है कि अवेयर है, लोग अवेयर हो रहे हैं लगातार वोट के प्रति अपने। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है जी, आज जनता का अंदर एक अवेयरनेस हुआ है जी, और अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे। सबसे बड़ा बात है, अतः भाई आपने बिहार से आए हैं जी जी जी, कुछ ही दिन पहले बिहार में इलेक्शन हुआ। आपने पिछले बार मेरे को क्वेश्चन पूछा था इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए, एक बात ये है, आपका बिहार में इलेक्शन कमीशन अपना कार्रवाई करने का बाद बिहार का जो बदनाम था वो बदनाम टूट गया ना। तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है 2021 में इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाला दिन में अच्छा अगर सही पार्टी ने इधर सत्ता में आए तो इलेक्शन के बारे में सबका जो गलतफहमी हुआ है वो कट जाएगा। मेरा सवाल है कि चुनाव आयोग अगर चाहती, इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगी तो और इलेक्शन में तेजी आएगी, परसेंटेज और बढ़ सकते हैं कि नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, जहां 80-85% पोलिंग हो रहे हैं उधर उससे ज्यादा और कितना हो सकता है। फिर भी मेरा मम्मी का उम्र है 82 इयर्स जी। कल इलेक्शन कमीशन का तरफ से 12 आदमी आया विद पुलिस फोर्स, घर से उनको मतदान लेकर गया है। तो इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहे हैं हर एक को वोटिंग देने के लिए, करने के लिए। तो ये कोशिश अगर जारी रहेगा, ये प्रोसेस अगर जारी रहेगा आने वाला दिन में, तो मेरा ख्याल से हर एक आदमी आके वोट पोलिंग कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहते हैं, मैं एज सोशल वर्कर कहीं तो भी गांव-गांव में घूमता है जी।
काफी आदमी है जो बोलता नहीं है किसको दे रहा है क्या साइलेंट वोट बोलते हैं उसको, साइलेंट वोट है जी। लेकिन इसमें से मेरा हिसाब से एक शंका आ रहा है, नोटा वोट काफी हद तक परसेंटेज बढ़ सकता है सिटी एरिया में। इसका बारे में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर नोटा वोट बहुत ज्यादा पड़ता है, आपका दावा है, ऐसा होता है अगर दावा नहीं है, मेरा बहुत शंका है जी, मेरा ऐसे लग रहा है। बिल्कुल आफ्ताब, सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी राय और अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन इन सब के बीच आफ्ताब सवाल ये है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इसलिए की गई थी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। लेकिन अब चूंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो आरोप लगा रही है और इसके साथ ही वो चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगा रही है, तो ऐसे में किस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव होगा? जो अभी कुछ चरण बचे हुए हैं, अब तक मात्र अभी तीसरा चरण चल रहा है और अभी और भी चरण बचे हुए हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री जब आरोप लगाती है सुरक्षा बलों पर, तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं। आफ्ताब ने साफ तौर पे एलिगेशन लगाया सेंट्रल फोर्सेस पे कि वो जो है कि मिली भगत करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है और इसका आरोप में कितना, ममता बनर्जी के आरोप में कितना सच्चाई है, ये तो फिलहाल के वक्त में जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन बताएगी कि आखिर इस मामले में क्या कुछ है। आफ्ताब, और इसके साथ ही सुजाता मंडल खा जो कि टीएमसी के उम्मीदवार है, साफ तौर पे तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई, उन्हें डंडे के साथ उन्हें दौड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की सुरक्षा भी अब सवालों के घेरे में है। आखिर जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर एक उम्मीदवार जब जाती है तो उन्हें लाठी डंडे के साथ दौड़ाया जाता है और उसका आरोप वो सीधे तौर पे बीजेपी पर लगा रही हैं। नहीं, बिल्कुल एक मुख्यमंत्री का एक जो है कि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस पर सवाल उठाना, अब दूसरा उम्मीदवारों पर हमला इस तरीके से लोग कर रहे हैं, एक पार्टी के विशेष पार्टी के कार्यकर्ता, तो ये अपने आप में बहुत दुखद बात है कि इस तरह के हमला। बीजेपी के जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेता हैं ध्रुव अग्रहरि जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिया, सेंट्रल फोर्स पे भी सवाल उठाया, चुनाव आयोग पे सवाल उठाया, और इसके साथ साथ अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं तो राज्य तो चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं ध्रुव जी, लेकिन एक उम्मीदवार पे भी जिस तरीके से हमला कार्यकर्ताओं ने किया है विशेष पार्टी के, ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में जब किसी का उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, आज दीदी जो सीआरपीएफ, मैंने आपसे कहा ना 2011 वर्सेस 2021 की तुलना कर लीजिए, जो व्यक्ति, लेकिन सवाल है सर मेरा कि उम्मीदवार की सुरक्षा भी जिम्मेदारी बढ़ती है ना, इसलिए हमला होना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल जरूर उठता है, चुनाव में सवाल जरूर उठेगा। मैं किसी भी प्रकार का हिंसा का विरोध करता हूँ, इसके समर्थन में, इसका एकदम मैंने कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। किसी प्रकार का कोई हिंसा को, किसी का दल का भी हो, निर्दलीय भी हो, तो उसको पूरा स्वतंत्रता है इस गणतांत्रिक पर्व में, वो जाकर मतदाताओं से मिले, प्रचार प्रसार करे, उसको किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं पहुंचाए। अगर कहीं भी घटना अगर ऐसा हुआ है, मैं बहुत दुखद हूँ और कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। चुनाव आयोग से सुरक्षा की मांग करते हैं और किसी भी उम्मीदवारों को जो मतलब पिछड़े इलाके हैं जहां पर जो है कि आपसी तनाव ज्यादा दो पार्टी कार्यकर्ताओं में, तो वैसे जो उम्मीदवार है वहां पे उनको सुरक्षा और ज्यादा मिलनी चाहिए कि नहीं, क्या मांग करते हैं? देखिए, बहुत जब चुनाव के पहले जब नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। एक तो आपका सेंसिटिव बूथ, सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उसकी जानकारी आपको पहले से बताना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सीआरपीएफ और इलेक्शन कमीशन सुरक्षा का डिप्लॉयमेंट करता है। बहुत बार क्या होता है कि आप किसी भी क्षेत्र को संवेदनशील में काउंट किए, लेकिन वहां पे चूंकि वहां पे सिक्योरिटी टाइट रहती है, वहां कुछ ऐसी घटना घट नहीं पाती है। लेकिन संलग्नित एरिया में जहां सीआरपीएफ पहुंच नहीं पाता, प्रशासन पहुंच नहीं पाता, चुनाव आयोग का नजर नहीं पड़ता, ऐसी छुटपुट घटना घट जाती है। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से ही वहां पे उम्मीदवार को, मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। चलिए अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो है कि कई कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, अब उम्मीदवारों पे हमले हो रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक पार्टी की सुप्रीमो भी है, वो सेंट्रल केंद्रीय जो बल हैं उन पर सवाल उठाती हैं, तो इस पर क्या नजरिया आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात ये है, ममता बनर्जी सुप्रीमो है पार्टी का और पश्चिम बंगाल का सुप्रीमो है, सीएम है, फिर भी
उन्होंने जैसे तरीके से बिहेव कर रहे, जस्ट लाइक ऑपोजिशन लीडर, जी ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी है, बंगाल में एक कल्चर पहले से, शुरुआत से चलते रहते हैं, सबका रेस्पेक्ट देना, लेकिन आज का दिन जितना हिसाब से गालियां चल रहे, जितना हिसाब से बॉडी लैंग्वेज चल रहे, जितना हिसाब से बात चल रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का अपमान हो रहा है। लेकिन उम्मीदवारों पे हमला होना, ये क्या मानते हैं आप? नहीं, किसी पार्टी के उम्मीदवार पे हमला होना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, गलत बात है, गलत बात है। कोई भी पार्टी हो, उसका उम्मीदवार को ऊपर हमला करना एकदम बिल्कुल गलत बात। चुनाव आयोग से क्या मांग करते हैं आप? नहीं, चुनाव आयोग से और ज्यादा कड़ा सुरक्षा देने का बारे में मैं उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साफ है कि जिस तरीके से लोकतंत्र पे कह सकते हैं कि लोकतंत्र पे हमला है, एक उम्मीदवार पे हमला, लोकतंत्र पे हमला कह सकते हैं। जनता का जनादेश किसके पाले में जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स पर निशाना साधा, चुनाव आयोग पे सवालिया निशान उठाया है, इसके साथ साथ उम्मीदवारों पे हमला करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में मदद कीजिए। जी आलम भाई, जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप। जी देखिए, अभी मेरे अमित आप बोल रहे थे नोटा के बारे में, मैं अपने सभी मतदाताओं से एक आग्रह करूंगा। देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर वोटर्स भी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इसकी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग से कराएंगी। तो अब देखना होगा कि मामले को लेकर के चुनाव आयोग कितनी गंभीर होती है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में और क्या कुछ देखने को मिलता है।